सो क्या होगा अभी के लिए कि ये पूछ रहा है आपसे x1 x2 x3 x4 be the observed value of the random sample from normal theta sigma square, जहां पे थीटा एंड सिग्मा दोनों अननोन हैं. सपोज करो x बार 3.6 है और यह 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर एस स्क्वायर. तो एस स्क्वायर इज 20.25 फॉर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस दिस अगेंस्ट दिस. तो भी लास्ट टाइम मैं रिजल्ट बता रहा था लास्ट क्लास में कि आपको याद रखना है, याद नहीं रखोगे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा क्रिटिकल रीजन निकालने में. तो नॉर्मल के लिए सारे केसेस आप याद रखो कि किस क्वेश्चन में क्या क्रिटिकल रीजन आएगी. तो यहाँ पे म्यू इज 0 अगेंस्ट म्यू इज नॉन जीरो. तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन आएगी एक्स बार माइनस 0 अपॉन, चूंकि सिग्मा भी अननोन है तो सिग्मा नहीं यूज कर पाएंगे, तो एस अपॉन रूट एन ये आएगा. और यहाँ नॉट एक टू साइडेड क्रिटिकल रीजन है तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो टू साइडेड मिलेगा आपको. तो यहाँ पे और चूंकि जेड अननोन है सो मॉड मोड द साइज अल्फा का अगर टेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको चूंकि जरूरत नहीं है ना, साइज अल्फा अगर लिखते हैं टी आ जाता. तो अभी के लिए मान लो कोई कांस्टेंट के है लेट से, तो ये के है और ये माइनस के है. सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन है ना. साइज की बात नहीं किया ना, तो साइज अल्फा होता तो यहाँ पे आता. इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा tn-1 है ना. तो यहाँ पे आता tn-1 अल्फा बाई 2. अगर साइज अल्फा की बात करते तो k की वैल्यू ये होती फिर, ठीक है ना. वैसा है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि p वैल्यू निकालने हैं तो कोई जरूरत नहीं है. सो ठीक है ना. तो अभी के लिए p वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा. फॉर्मूला क्या है p वैल्यू का, तो यहाँ पे p वैल्यू का फॉर्मूला क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग लिखते हैं. कोई एक कॉमन फॉर्मूला नहीं है कि हर क्वेश्चन में लगा देंगे. तो ये क्रिटिकल रीजन का ना, कई बार बच्चे बोलते सर कई बार ग्रेटर देन लिखा रहता है, कभी लेस लिखा रहता है, कभी मॉड लिखा रहता है, बिकॉज दिस इज डिसाइडेड बाय द क्रिटिकल रीजन. और क्रिटिकल रीजन डिसाइड बाय द प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन आएगा. तो यहाँ से जो पी वैल्यू की फॉर्मूला जो आप लगाएंगे तो ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक. ठीक है, तो होता क्या है पी वैल्यू का डेफिनेशन, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है, ये है. यहाँ म्यू लिख सकते हो आप क्योंकि मैंने साइज पहले यूज कर लिया. यू कैन यूज थीटा हेयर, क्योंकि यहाँ साइज यूज तो नहीं किया मैंने, तो थीटा अभी यूज कर सकते हो आप, है ना. क्योंकि अगर अल्फा यूज करूंगा तो खुद ही थीटा वो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का डेफिनेशन रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू तो आ जाएगा. अगर नहीं यूज कर रहा हूँ सो अगर के टर्म में लिख रहे हैं तो अभी ये रहेगा एक्स बार माइनस थीटा, ये है मोर देन इक्वल टू. अब इस कांस्टेंट के जगह पे के इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो इंस्टीड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वी यूज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम यूज करेंगे. तो एक्स बार मुझे कितना दिया है 3.6. अच्छा, व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट में थीटा कितना है 0, मतलब mod t more than mod small t is the observed value of capital T is the test statistic. तो यहां पे आ जाएगा 3.6 माइनस 0 अपॉन, और ये आएगा सिग्मा, तो सिग्मा तो है नहीं, एस स्क्वायर मुझे दे रखा है 20.25. तो बताओ भाई एस की वैल्यू कितनी आएगी 4.5 अपॉन रूट एन. सैंपल साइज 4 है तो 2 हो गया. So this is the t actually. So this is the observed value of this quantity. ठीक है, अब यही p वैल्यू है. mod t more than mod small t, क्योंकि पॉजिटिव में mod नहीं लगाया, अंडर एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट ट्रू इसलिए यहाँ थीटा को 0 रखा. सो अभी के लिए जो आंसर आएगा आपका, सॉल्व कर लो. सो प्रोबेबिलिटी इसका डिस्ट्रीब्यूशन है मॉड, ये डिस्ट्रीब्यूशन है टी एन माइनस 1. एन माइनस 1 क्या है, सो एन इज द 4, एन माइनस 1 3, टी 3 मोर देन इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई हो कितना आएगा जी, कितना है ये 7.2 अपॉन 4.5, 1.6. ओके. तो अब देखो, अब आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है. सो यू हैव टू फाइंड दिस नंबर, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में फर्स्ट पेपर पेज पे जाके देखो दिया होगा, आपको समझना है कि ये है क्या. तो इसका मतलब है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में 23 का दिया ही नहीं. अच्छा हाँ, ये तो डेटा ही नहीं दिया, तो आपको टेबल यूज करना पड़ेगा. एग्जाम में दिया था, यहाँ पे जो अपलोड किया उसमें नहीं दिया है. तो यहाँ पे क्या समझना है आपको कि ये नंबर होगा, अब यहाँ मॉड है ना, सो ये हमें ये और ये दोनों कैलकुलेट करना है. ठीक है ना, तो बेटर है 2 टाइम कर देते हैं
मॉड है ना, तो दोनों साइड का रीजन आएगा T3 मोर देन 1.6, T3 लेस देन 1.6, माइनस 1.6 ना। तो ये जैसे ये जो 1.6 है यहाँ पे, ये माइनस 1.6, हमें ये दोनों कैलकुलेट करना है। तो ये 2 टाइम हो जाएगा T3 मोर देन 1.6। और ये 1.6 देखो, तुम्हें टेबल में जाके देखो ये कितना है, सॉरी T में। सो ये T3 यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, टेबल देखना आता है किसी को, टी टेबल ऑनलाइन देखो। तो टी टेबल में जाओ, देखो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1.6 कब आती है वैल्यू, तुम्हें एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, टी टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1.638 होता है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड क्रिटिकल वैल्यू 2.353, एक मिनट क्या बोल रहा है। सो अच्छा, ऑप्शन देख के आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, है ना, वो तुम्हें एग्जाम में देगा, अभी तो नहीं दिया है तो उसको ढूंढना पड़ेगा टेबल से क्या है। और एग्जैक्ट पता नहीं ये प्रिसाइजली दिया होगा नहीं दिया होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एग्जैक्ट थोड़ी 1.6 आया होगा, ये एग्जैक्ट 1.6 थोड़ी आया होगा, एग्जैक्ट आया है 72 अपन 4.5, 7.2 अपन 4.5 यस सर, एग्जैक्ट है। 9 अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। सर जैसे हाँ सर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में n को 1 रख के 1.6 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे तो इसी का वैल्यू आएगा ना। हाँ, ये भी कर सकते, कितना आसान थोड़ी है करके देख लो। लेकिन तुम्हें इतना मेहनत एग्जाम में नहीं करना, फिर कह रहा हूँ वैल्यू तुम्हें दिया होगा, ये भी कर सकते हो तुम। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है उसमें रखो, हाँ ये रैंडम वेरिएबल है 1.6 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करो। लेकिन ये टी टेबल जेड टेबल इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन इतना ईजी नहीं है, वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से आता है, वो ऐसे तुम नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम बच्चों ने बताया था, 0.108 आई थिंक आता है। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, 104 आएगा शायद, इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा शायद। ये मे बी 0.208 होता है, चेक करो एक बारी, यही आएगा शायद। क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें देखना है कि वैल्यू क्या है ना, T 0.05, तो व्हाट इज विल दैट नंबर। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, क्योंकि ये आपको टेंशन नहीं लेना, ये एग्जाम में दिया, ऐसे अगर लिख दूं सीधा सीधा, चलो देखो ऐसे होगा, तो ये मान लो फॉर एग्जांपल अल्फा है, लेट्स से आई से 1.6 इज T3 कॉमा अल्फा, ये अल्फा क्वेश्चन वालों को देने का काम है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा अब, तो इसकी आएगी प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी, है ना, या अल्फा बाई 2 लिखना है तो अल्फा बाई 2 लिख लो, है ना। अगर अल्फा बाई 2 लिखता हूं मैं फॉर एग्जांपल, ये है, या अल्फा का टर्म लिखना अल्फा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे लिखोगे तो ये 2 टाइम अल्फा हो जाएगा। यहाँ अगर अल्फा बाई 2 लिखना चाहोगे कि इधर अल्फा बाई 2 है, इधर भी अल्फा बाई 2 है, तो ये नंबर होगा अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ अल्फा बाई 2 आएगा, क्योंकि मोर देन है ना, तो T3 मोर देन दिस नंबर T3 कॉमा अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा आ जाएगा। और ये मे बी 0.208 ही होगा, कितना दे रखा है क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं वैल्यू क्या है, और टेबल लिखना उसमें क्योंकि ढूंढना पड़ेगा उतना। सो एनीवे ये आपको बस अभी के लिए इतना छोड़ सकते हो, या ये आंसर लिख दो कब, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 1.6 को लिया है, सॉरी T3 कॉमा अल्फा बाई 2 ये कंसिडर किया है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये कौन सा नंबर है, और वो आपको यहाँ पुट करना था, तो आंसर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली अप्रोच पता होना चाहिए, वैल्यू तो वैल्यू दे रखा होगा आपको, है ना। 0.20 हाँ, तो वो क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों ने बताया था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी 2, ये 0.104 आएगी, है ना। तो ये
तो 0.208 हो जाएगी, है ना, इस तरह से आ जाएगी। तो मतलब ये जो नंबर मैं अल्फा बोल रहा हूँ इसका मतलब 1.6 कहीं ना कहीं अरे यार का स्क्वायर हर बार T3 कॉमा 0.104 पे आएगा। ये चेक कर लो, ये जो होगा ना, ये टेबल में, ये पेपर में साइड में लिखा रहेगा फर्स्ट पेज पे, वो या इसके आगे लिखा रहेगा कि यूज 1.6 एज T3 कॉमा 0.104। तो जो 1.6 है दैट इज, ठीक है ना, यही वाली वैल्यू है T3 कॉमा 0.104, और ये पेपर में दिया हुआ होगा। तो इस वाले पेपर में बस यही प्रॉब्लम है, बाकी किसी पेपर में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन है? अब 30 से 40 में आते हैं। सो 30 से 40 के बीच जो क्वेश्चन है 34 है खाली, है ना 30 से 40 में। सो 34 क्या कह रहा है?